Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with the new video. आज हम क्लास 8th का लेसन सेकंड जो है उसका 6th पार्ट देखेंगे। इसके पहले इस लेसन से मैंने 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये लेसन काफी बड़ा है, इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। पहला वीडियो सोइल पे दिया है, दूसरा से लैंड पे है, वाटर पे है, नेचुरल वेजिटेशन पे है, वाइल्ड लाइफ है। तो आज हम कुछ पार्ट नेचुरल वेजिटेशन का, कुछ वाइल्ड लाइफ का पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक के इंग्लिश और एसएसटी के सभी लेसन्स के नोट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा ग्रामर में एक बेसिक इंग्लिश लर्नर का कोर्स भी चालू किया है। जो बेसिकली इंग्लिश को सीखना चाहते हैं उनके लिए वो कोर्स काफी कारगर है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। यस, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ इसका मतलब ये है कि नेचुरल वेजिटेशन कहीं तो बहुत ज्यादा है, कोई है नहीं। जैसे हम राजस्थान को देखते हैं, राजस्थान में ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ बिल्कुल भी पेड़ नहीं है। राजस्थान में एक क्षेत्र का नाम है सम नामक विलेज है जैसलमेर के अंदर, वहां बिल्कुल भी पेड़ है ही नहीं, हरी पत्ती देखने को नहीं मिलती। पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, हरी घास का पत्ता भी वहां स्प्राउट नहीं होता है। तो ये क्या है, मतलब कहने का मतलब कहीं तो सघन पेड़ है ना, कहीं पेड़ है ही नहीं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको आज हम समझेंगे। उसके बाद में उसका कंजर्वेशन हम समझेंगे। तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। यहाँ ये कहने की बात है कि टेम्परेचर के नेचुरल वेजिटेशन की जो ग्रोथ जो है वो मोस्टली टेम्परेचर और मॉइस्चरिटी पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कैसा है और बारिश कितनी होती है, आकाश में मॉइस्चरिटी कितनी रहती है, नमी की मात्रा क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, इस पे डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नेचुरल वेजिटेशन का, नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके से फैली हुई है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है और मॉइस्चरिटी कैसी है। आगे हम बढ़ते हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। पूरे दुनिया के अंदर फॉरेस्ट्री या वेजिटेशन को ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के रूप में ग्रुप किया गया है। जैसे कि स्क्रब टुंड्रा में भी इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्री में थ्राइव। अब बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ बहुत गहरे सघन पेड़ पैदा हो जाते हैं, जैसे दीज आर डेंस फॉरेस्ट। इस तरह के पेड़ पौधे पैदा हो जाते हैं जहाँ पे हमेशा बारिश होती ही रहती है। जैसे मैं कह दूं इक्वेटर के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आगे हम और पढ़ते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज, जैसे ही मॉइस्चर डिक्रीज होगी, आकाश में नमी की मात्रा कम होना शुरू हो जाएगी, द साइज ऑफ ट्रीज एंड द डेंसिटी रिड्यूस। उसी अनुपात में पेड़ों की डेंसिटी जो है, पेड़ों की जो सघनता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं। आगे हम और देखते हैं। शॉर्ट स्टैंड ट्री, जो छोटे कद के पेड़ होते हैं, बड़े नहीं, छोटे कद के पेड़, and grass grow in the region of the moderate rainfall forming the grassland of the world। जहाँ moderate rainfall है, जैसे मैं कहता हूँ कि राजस्थान का क्षेत्र, इंडिया का जो क्षेत्र है ये moderate rainfall में आता है, तो यहाँ छोटे कद के पेड़ पौधे ज्यादा डेवलप होते हैं। थोनी श्रब कंटीला झाड़ियां होती है, स्क्रब होती है, ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ बिल्कुल भी कम रेन बारिश होती है वहाँ पे कंटीली झाड़ियां जैसे कि राजस्थान में होती है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स। जैसे कि राजस्थान की मैं बात करता हूँ तो यहाँ के पेड़ पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती है। लीव्स विद थ्रोनी, पत्ते जो होते हैं उनमें कांटे भी लगे होते हैं। एंड वैक्सी सरफेस, सरफेस इसे उनका चिकना नहीं होता, वैक्सी होता है। रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपिरेशंस। टुंड्रा, एक बात टुंड्रा की भी थी। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्रोमाइज ऑफ द मॉसेज एंड लिचन्स, है ना। टुंड्रा जो है वो रशियन पार्ट में टुंड्रा एक एरिया है जो कोल्ड काफी है, वहां पे पेड़ अलग तरह के पाए जाते हैं। जैसे मैं कह दूं अमेजन फॉरेस्ट, है ना, तो वहां के सघन पेड़ पाए जाते हैं। आगे हम और बढ़ते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया इनका डिस्ट्रीब्यूशन
कि किस तरह के पेड़-पौधे कहाँ पाए जाते हैं। जैसे मैंने पढ़ा कि कंटीली झाड़ियाँ, जो छोटे कद के पेड़-पौधे जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती है, वहाँ पाई जाती है और कंटीलेदार झाड़ियाँ, पेड़-पौधे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ डेज़र्ट होता है। लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि कंज़र्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि हमें नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ को संरक्षित क्यों करना है, उसको बचाना क्यों चाहिए, है ना? क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम इसको नहीं बचाएँ तो? इस बात के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट आर आर वेल्थ, हमें इसलिए बचाना चाहिए नेचुरल वेजिटेशन को, क्योंकि फॉरेस्ट हमारी संपत्ति है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्लांट जो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, और क्योंकि शेल्टर हम रखते हैं, क्योंकि एनिमल्स हम रखते हैं, शेल्टर नहीं, एनिमल्स हम रखते हैं। अगर हमारे पास एनिमल्स नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। टुगेदर दे मेंटेन इकोसिस्टम, और नेचुरल वेजिटेशन इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है। बिना इकोसिस्टम के ये यूनिवर्स, ये वर्ल्ड किसी काम का भी नहीं है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब किसी भी तरह का क्लाइमेटिक चेंज होता है एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर बढ़ता है, आदमी मानव का अगर हस्तक्षेप बढ़ता है और क्लाइमेटिक चेंज होता है, तो इससे नेचुरल हैबिटेट में बहुत लॉस होता है। मतलब प्राकृतिक जो आश्रम है, जो प्राकृतिक जो आश्रय स्थल है जीव-जंतुओं के, पेड़-पौधों के, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आता है। प्लांट और एनिमल प्रदूषण प्रभावित होते हैं। Many species have become vulnerable and endangered, and some are on the verge of extinct. प्रॉपरली नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन न हो पाने की वजह से बहुत सारी जनजातियां मरने या लुप्त होने की कगार पर आ गई है। कुछ तो लुप्त हो भी चुकी है और कुछ लुप्त होने की सीमा भी पहुंच चुकी है। और बढ़ते हैं। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब है वनों का उन्मूलन, वनों को काटना। सोइल इरोजन, मिट्टी का पानी के साथ बहकर चले जाना या हवा के साथ बह करके चले जाना। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, निर्माण कार्य जो होते हैं उसमें पेड़ पौधे काटे जाते हैं। फॉरेस्ट फायर, वनों में आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है। लैंडस्लाइड्स आर some of the some of the human and natural factors which accelerate the process of extinct of the these resources। मतलब ये जो एक्टिविटी है जैसे डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये जो है ये वनों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को और ज्यादा विनाश की ओर ले जाती है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग व्हिच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। ये जो प्रमुख कारण पोचिंग का है, जो पर्टिकुलर स्पाइसीज है जिस एरिया में जो निवास करती है उसके विनाश को ज्यादा प्रोत्साहित करती है। एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड्स, एनिमल्स को इलीगल ट्रेड और उनको इकट्ठा करने, व्यापार के उद्देश्य से उनका बहुत शोषण किया जाता है, उनको मारा जाता है। हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स आर एज वेल फीदर्स, उनके पंख है, नेल्स है, टीथ है, इनको इलीगल सेल करने के लिए जीव जंतुओं को मार दिया जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं। जैसे फॉरेस्ट फायर क्या है देखते हैं। फॉरेस्ट फायर इज ए forest fire is a threat to the entire region of the fauna and flora। fauna and flora मैंने एक दिन पहले ही पढ़ाया था। जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों आ जाते हैं। तो फॉरेस्ट फायर जो है जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी आपने इसी साल देखा था ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग लग गई थी। वहां के हजारों करोड़ जीव जंतु जो उस जंगल में, काफी बड़ा जंगल था, मिलियंस किलोमीटर एक हेक्टर्स में फैला हुआ था, उसमें करोड़ों की, मिलियंस की संख्या के अंदर जीव जंतु रहा करते थे। जब उसमें आग लगी तो संपूर्ण जीव जंतु उनके साथ ही नष्ट हो गए। नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग्स, बिजली की, आकाश में बिजली चमकने से क्या हो जाता है, आग लग जाती है। फायर ड्यू टू द हीट जनरेटेड इन द ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द पीपल्स, और कई बार आग जो है वो आदमियों की केयरलेस की वजह से लग जाती है, या तो कोई ऐसे आग लगा देता है या माचिस या और की वजह से कोई चीज जलाने की वजह से आग फैल जाती है। फायर प्रॉपरली purposely caused by the local inhabitant, फायर जो है वो वहाँ के लोकल निवासियों के द्वारा ही लगाई जाती है। मिसचीफ मेकर्स, या कोई शैतानी करता है, और मिसक्रेनेंट के द्वारा की जाती है। मतलब कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, उसमें आग लग जाती है। पढ़ते हैं। सम ऑफ द
Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodiles, rhinos, snow leopard, ostrich, and peacock. ये कुछ animals हैं. These can be conserved by increasing awareness. Awareness create करके इनको conserve किया जा सकता है. ये दर प्रतिदर विलुप्त होने की ओर की दिशा में जा रहे हैं. National park, wildlife sanctuaries, biosphere reserve are made to protect our natural vegetation and wildlife. ये चीजें जो हैं, नेचुरल पार्क जो है, नेशनल पार्क जो हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, बायोस्फीयर रिजर्वेशन है, रिजर्व जो होते हैं, आर मेड टू प्रोटेक्ट, ये सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की संरक्षण के लिए बनाए गए हैं. कंजर्वेशन ऑफ क्रिक, लेक्स, वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव फिशर सोर्स फ्रॉम द डिप्लेशंस. जैसे झीलों को, नम वाली भूमि जो होती है उनको, पानी के स्रोत जो है उनको बचाना बहुत जरूरी है. अगर उनको नहीं बचाया गया तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है. जैसे दीज आर द एनिमल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ. नाउ अब हम पढ़ते हैं नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है. नेशनल नेचुरल एरिया designated to protect ecological integrity of one or more ecosystem for present and future generations. कोई ऐसा सिस्टम जिससे कि इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जा सके, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि इसका यूज प्रेजेंट में फ्यूचर में भी इसको सुरक्षित रखा जा सके. जहाँ पर एनिमल्स नेचुरल पार्क का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी एक क्षेत्र को नेचुरल पार्क बना देती है, नेशनल पार्क बना देती है, उसके अंदर वन काटना, हंटिंग करना या वॉन्डरिंग करना बिल्कुल अलाउ नहीं होता है. वो एरिया बिल्कुल क्लोज हो जाता, बंद हो जाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी हो ही नहीं सकती. अगर ऐसा संभव होता है तो वहाँ पेड़ पौधे डेवलप होंगे, जीव जंतु ज्यादा डेवलप होंगे. बायोस्फीयर क्या होता है, सीरीज जो प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क. अब जैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे नेशनल पार्क गवर्नमेंट ने जगह जगह बना रखे हैं, लेकिन अब वो एरिया छोटा हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई है, उन सबको एक रास्ते के माध्यम से, एक दूसरे कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ दिया जाए, जिससे कि सभी एनिमल्स का आवागमन चलता रहे. सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development. ताकि जब एक दूसरे पार्क के एनिमल्स एक दूसरे पर ट्रांसफर होंगे तो उनका इकोसिस्टम बना रहेगा. हम ऐसे देखते हैं. आगे देखते हैं. There is the balance in environment if relative number of the species is not disturbed. environment के अंदर पहले से बैलेंस है. एनिमल्स है, प्लांट है, ह्यूमन बींग्स है, सब इक्वली हैं और सभी का अपना अपना कॉम्बिनेशन है. यदि हम उनको और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करें, हम स्पाइसीज को, बर्ड्स को, एनिमल्स को अगर ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो वो बैलेंस बना रहता है. ह्यूमन एक्टिविटी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स. नेचुरल हैबिटेट्स का मतलब प्राकृतिक आवास, जहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए स्रोत होते हैं, ऑफ मेनी स्पाइसीज. ड्यू टू discriminate killings, भेदभावपूर्ण जानवरों को मारना, several birds and animals have either become extinct or are on verge of extinction. हजारों की संख्या में पेड़, एनिमल्स जो हैं, या हम कह सकते हैं प्लांट जो हैं, वो गायब हो चुके हैं या वो गायब होने की कगार पर आ गए हैं. अब इसको बताया कैसे जा सकता है. अभी तक हमने स्टोरी पढ़ी है. अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी. सामाजिक वानिकी का मतलब है कि गांव या एक कॉलोनी या समूह में मिलकर के पेड़ पौधे लगाएं तो सामाजिक वानिकी कहलाती है. वन महोत्सव प्रोग्राम गवर्नमेंट आयोजित करवाए, रेनी सीजन के अंदर कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम आयोजित करे ताकि पेड़ पौधों को लगाया जा सके. शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. क्षेत्रीय स्तर पर या एक छोटे कम्युनिटी स्तर पर उनको आयोजित किया जाना चाहिए. दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स, दे आर सर्वाइविंग्स. आते हैं. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of the wild species. तो स्कूली बच्चों को पार्कों में विजिट करवाने चाहिए ताकि वो उन वहां रहने वाले जीव जंतुओं के हैबिट को जान सके, उनके आवास स्थल को जान सके. Many centuries have passed laws against the trade as well as many countries have passed laws against the trade as well as killing of the bird animals. बहुत सारे देशों ने
बर्ड्स और एनिमल्स की किलिंग करने के अगेंस्ट में लॉ ला रखा है। इंडिया के अंदर भी है। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पीकॉक इज इलीगल। ओके, ये तो इंडिया का हो गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that this several species of animals and birds in which trade is prohibited। मतलब ये एक सोसाइटी है इंटरनेशनल स्तर पर जो विभिन्न देशों में जाकर के वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं की लिस्ट बनाती है और वही डिसाइड करती है किस तरह के एनिमल्स का हंटिंग करना प्रोहिबिशन हो गया है। कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। पेड़ पौधों को बचाना, जानवरों को बचाना, ये हम सब का नैतिक कर्तव्य भी है। तो आई हैव एक्सप्लेन दिस लेसन वेरी वेल। आपको समझ में भी आया होगा। आज ये लेसन ओवर भी हो गया है। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। थैंक्स वेरी